तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। देखिए, आज हम आपको बतलाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन मैथ क्लास 10th का मॉडल पेपर। ये हमने खुद तैयार किया है और उम्मीद है कि ये जो मॉडल पेपर हम आपको समझाएंगे इसमें से जो है 90% आपकी पकड़ का आएगा या 90% इसमें से आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आप सही से इसकी तैयारी कर लेते हैं तो आप जो है डेफिनेट 70 में से जो है आप 50, 55, 60 नंबर अवश्य ले आएंगे। तो देखिए आता क्या इसके अंदर बतलाया जा रहा है, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं इसके अंदर 20 और 1 नंबर का प्रश्न होता है तो कुल अंक 20 हो जाते हैं। अति लघु प्रश्न आते हैं इसके अंदर 6 और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है तो ये 12 अंक मिल जाएंगे आपको। लघु उत्तरीय प्रश्न इसके अंदर आते हैं 5 और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 नंबर का होता है तो कुल अंक आपको मिलेंगे इससे इस तरह से 20। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, ये 3 प्रश्न होते हैं और हर एक प्रश्न जो है इसमें 6 नंबर का होता है। कुल मिलाकर के जो है 18 नंबर जो है आप इससे मिलेंगे तो टोटल आपको 70 नंबर मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि इस मॉडल पेपर में से जो हम आपको समझाने जा रहे हैं इसमें से जो है आपको 70 में से कम जो है 60 नंबर 50 नंबर का जो है श्योरली आपको रखा मिलेगा। तो हम आपको समझाएंगे, आप समझेंगे। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए अब हम आपको जो है मॉडल पेपर समझाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है बहुविकल्प का, दिया इन्होंने 3 कोटे बराबर 4 तो सैके का मान ज्ञात करिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 कोटे बराबर 4, तो कोटे बराबर क्या होगा, देखिए कोट ए बराबर, जब ये 3 कोट में गुणा के साथ है तो यदि इधर भेजेंगे हम बराबर के बाद में तो भाग में पहुंच जाएगा। तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4/3। अब कोटे का मान क्या होता, कोटे का मान होता है आधार बटे लंब। ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा आपका लंब, जैसे आप जानते हैं। तो सेक का मान क्या आएगा, सेक ए बराबर, सेक के बराबर होता है आपका कर्ण बटे आधार। सेक कर्ण बटे आधार होता है। आधार इसका क्या है, आधार इसका 4 हुआ, ये आधार इसका 4 हुआ। तो 4 तो बटों में आना ही है, तो बटों में 4 क्या है, एक तो इसके साथ में 3/4 है, एक 5/4 है। तो इन दोनों में से ही कोई सा उत्तर इसका होगा। तो हमने देखा, हम जानते हैं कि आधार हमेशा कर्ण से छोटा होता है, आधार जो हमेशा कर्ण से छोटा होता है। यहाँ पर कर्ण से बड़ा है आधार तो इसलिए ए तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर जो बी में जो है कर्ण आधार से बड़ा है तो इसका जो बी है ये सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 5/4 इसका आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। अगले में दिया इन्होंने 2 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो हम योग निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका सूत्र लगा दें, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब समांतर माध्य कितना दिया, समांतर माध्य दिया है इन्होंने 12, ये दिया है बराबर पदों का योग कितना है, पदों का योग दिया हुआ नहीं तो मान लेंगे हम x है, बटे पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या यहाँ पर 20 है। इसका बटे 1 मान करके आप ब्रज गुणा कर लेंगे जैसा आप पहले से करते चले आ रहे हैं। तो यहाँ क्या कर लेंगे, इसको करेंगे हम x का ना, x बराबर 12 की और 20 की गुणा करेंगे, क्या आएगा 12 दूनी 24, 0 का 0 यानी कि 240। अब 240 काय में है, ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। अगले में दिया इन्होंने ये समीकरण 3x² - 6x + k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। देखिए यदि मूल समान होते हैं तो इसका विविधकर जो होता है हमेशा शून्य होता है, तो हम इसका विविधकर निकाल लेंगे। हमने निकाला इसका b² - 4a और c बराबर 0।
बी क्या है, देखिए ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी। तो बी क्या इसके अंदर है, 6 है, तो हमने 6 का वर्ग माइनस 4 का 4 आ गया, गुणा ए क्या है, ए 3 है, गुणा सी क्या है, सी इसके अंदर के है, बराबर 0। अब 6 छंग 36 माइनस 4 तिया 12 के बराबर 0। तो माइनस 12 के बराबर ये 36 जो है प्लस का है, और जब बराबर के बाद में पहुंचेगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 36, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो के बराबर 12 से भाग हो जाएगी, 12 तिया 36, तो के बराबर 3 आ जाएगा। तो 3 इसका कौन से में, ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। सवाल देख लेते हैं अगला। अगले में कह रहे हैं ये, यदि साइन ए बराबर कोस हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए आराम से निकाल सकते हैं इसको हम, जब हम जानते हैं, मान लीजिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ये हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा, इस कोस को जब इधर लाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा, बटन पहुंच जाएगा, तो कोस थीटा बराबर है, क्या रह गया, है रह गया आपका 1। और साइन थीटा और कोस थीटा होता है टेन थीटा के, तो टेन थीटा बराबर टेन 45, क्यों एक मान का था, टेन 45 का होता, एक मान टेन 45 का होता, तो थीटा बराबर 10 से 10 कट गया, तो थीटा बराबर 45। तो 45 का आता, 45 सी में आता है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। और वैसे हम बता सकते हैं आपके साथ में बिना करे हुए इसको, जैसे मान लीजिए साइन थीटा और कोस थीटा कब बराबर होंगे, हम जानते हैं साइन 45 का मान और कोस 45 का मान बराबर होता है। हम बिना करे भी अनुमान लगा सकते हैं कि 45 दिया है, इतनी संख्या है, थीटा का मान 45 हो सकता है। सवाल देख लेते हैं अगला। सवाल में दिया है समीकरण 4x² माइनस 16x बराबर 0 के मूल होंगे, इन्हें शून्यांक क्या क्या होंगे। तो हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया यहाँ पर 4x² माइनस 16x बराबर 0। हम यह क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा x, 4x कॉमन ले लेंगे, 4x, तो यहाँ बचा हमारा x माइनस 4 चौक 16 बराबर 0। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 4x बराबर 0, और यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि 0 जो है ये 0 बराबर जो 4x बराबर 0 हो सकता है, x माइनस 4 बराबर 0 है, क्योंकि 0 जो है दोनों का मान है। तो हम यहाँ लिख, क्या जाएगा हमारा मान, x बराबर जाएगा यहाँ पर हमारा x बराबर 0/4, एक तो मान ये हुआ, तो इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। और यहाँ पर x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के 4, यहाँ पर आ जाएगा 0। तो मान क्या के प्राप्त हो गए, मान प्राप्त हो गए हमारे यहाँ पर एक तो 0 ही, क्योंकि यहाँ पर 0/4 है, तो इसका मान क्या आएगा, 0 तो आएगा। तो मान प्राप्त हो गए, एक तो 0 प्राप्त हुआ और एक हमारा ये 4 प्राप्त हुआ, ये हमारे इसके मान प्राप्त हो जाते हैं, इसके मूल होंगे। तो हमारा बी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा, ये वाला जो ऑप्शन है ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कह रहे हैं ये 2 बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 1:2 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 4:1 है, तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे होगा, देखिए इसको करने के लिए हम जानते हैं त्रिज्याएं 2 हैं, तो एक त्रिज्या को r1 दूसरी को r2 मान लेंगे, ऊंचाई भी 2 है अनुपात में है, तो एक को h1 और दूसरी को h2 मान लेंगे। तो यानी कि r1/r2 बराबर, एक तो 1 आ गई और ये 2 आ गई, r1 है 1 और r2 है 2। ऐसे ही h1/h2 बराबर, h1 कितनी है 4 है और h2 कितनी है, h2 1 है। तो आयतन हम लगा देंगे, आयतन बराबर होगा πr² h।
पाई आर स्क्वायर एच है, यहाँ 1 है तो यहीं 1 लिख देंगे बटे 2 वाले ले लें पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लिख देंगे क्योंकि दूसरे लगा रहे हैं। अब मान लगा लें इसके हम, यहाँ पाई से पाई काट दो, पाई से पाई काटो, बचा कितना R1 है हमारा देखिए 1 और R2 है हमारा 2, तो इसका स्क्वायर हो गया गुणा H1 है हमारा 4 और H2 है हमारा 1। ये कितना आ गया 1 1 ना 1 1 1 ना 1 और 2 दूनी 4 आ गया गुणा 4 बटे 1 और 4 से कट गया 4 बराबर आ गया हमारा 1 बटे 1। तो यानी कि 1 अनुपात 1 इसका प्राप्त हो जाता है, 1 अनुपात 1। और 1 अनुपात 1 कौन से में आता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल में दिया है इन्होंने, यदि समीकरण 9x² - bx + 2 = 0 का विविध कर 9 है तो b का मान क्या होगा? तो b का मान निकाल देंगे आराम साथ में। देखिए हम इसका विविध कर सूत्र लगा लें, यानी कि b² - 4a और ये c = 0। ये वाला a होता है, ये b होता है, ये c होता है, जैसा पहले जानते हैं। b का मान है यहाँ पर देखिए a का मान होता है, ये b का मान होता है, c का मान होता है, तो b का मान है -b का स्क्वायर। अब यहाँ था माइनस 4 का 4 आ गया गुणा a का मान कितना, a का मान है यहाँ पर 9 गुणा c का मान है यहाँ पर 2 बराबर 0। अब -b² और माइनस 4 9 36 36 दूनी 72 विविध कर 9 है तो बराबर 9 क्योंकि विविध कर 9 दे रखा है इन्होंने तो बराबर 9। अब -b² बराबर 9। अब ये वाला जो 72 है यहाँ माइनस का इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो +72। यहाँ जब स्क्वायर खोलेंगे क्योंकि b² गुणा b² 2 बार गुणा पहुँचेगा तो यहाँ भी ये भी प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि कुछ संख्या को जब माइनस माइनस गुणा होती है तो वो प्लस हो जाती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो b² बराबर कितना आ गया, b² बराबर आ गया हमारा यहाँ पर 81। तो b बराबर क्या जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 81 प्लस माइनस, तो b बराबर ±9। जब 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको 9 प्राप्त होगा, तो इसे क्या आया +-9। तो क्या जाएगा इसका, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कैसे आया एक बार और समझ लें। देखिए हमारा दे रखा है बीत कर सूत्र लगा लिया हमने और बीत कर दे रखा है उन्होंने 9, तो b का मान है हमारे पास ये रहा b² माइनस का हो गया और -4 a का मान है, यानी कि 4 तो ये दे रखा हमारा सूत्र में और a का मान कितना, a का मान हमारे पास 9 है, ये 9 रहा गुणा c का मान कितना है 2 है। अब b² - b² जब खोलेंगे तो प्लस के b² बन जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस बन जाता है। तो b² -4 9 36 36 नहीं 72 बराबर 9। अब b² बराबर, जब बराबर के बाद में पूछता हूँ यहाँ आ गए 9 ही आ गया, ये माइनस का 72 था बराबर के बाद में जा रहा है तो कितना बन जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो b² बराबर हो जाएगा हमारा 81, 9 और 72 81। तो b बराबर जब स्क्वायर हटाते हैं तो किसी संख्या पे उस पर जो है हम रूट का निशान चढ़ा देते हैं, तो +-81। जब 81 का रूट निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा 9 प्राप्त होगा। तो जब रूट वाली संख्या जो है प्लस माइनस में आ जाती हैं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो इसलिए जो है क्या हो गया ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। इसमें दिया उन्होंने रेखाओं x - 2 = 0 और +6 = 0 का प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा कहलाता है, प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब है दोनों रेखाओं का हल। तो हमारे पास क्या रेखाएं हैं, एक तो हमारे पास रेखा ये है x - 2 = 0 और दूसरी क्या है y + 6 = 0। ठीक तो ना, ये दो रेखाएं इधर हिम्मत ये है। अब इसमें हम x = 2 कर सकते हैं और y = -6 कर सकते हैं,
तो क्या गया, x तो आया 2 और 22 आया 6, तो क्या आ जाएंगे प्रतिच्छेद बिंदु, एक तो 2 हो जाएगा और एक -6 हो जाएगा, ये होगा ना होगा। अब इसमें कौन सा ऑप्शन में है, 2 और -6, तो -6 ऑप्शन डी में है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है इसका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, बिंदु -6 और 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु दूरी हम इसका सूत्र लगा के निकाल देंगे, रूट x² प्लस y² बराबर x² कौन सा है 6, तो ये आ गया हमारा -6 का स्क्वायर प्लस y का मान कौन सा है 8, तो ये आ गया हमारा 8 का स्क्वायर बराबर रूट 6 छंग 36 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस से गुणा करते प्लस बन जाता है, और प्लस 8 64 बराबर रूट 100, और रूट 100 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमारा 10, तो इसकी जो हो जाएगी 10 दूरी हो जाएगी इसकी, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 80 अंश अधिक है, तब छोटा कोण का मान क्या होगा। तो याद रखिए संपूरक कोण कौन से होते हैं, दो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर 180 आ जाए संपूरक कोण कहलाते हैं। अब हमने माना छोटा कोण, छोटा कोण बड़ा हमारे पास x है, तो बड़ा कोण कितना होगा, बड़ा कोण हो जाएगा हमारा बराबर x प्लस, क्योंकि ये है 18 अंश। भाई कह रहे हैं बड़ा कोण जो है इतना अधिक है छोटे कोण से, तो छोटा कोण तो x है, तो बड़ा क्या होगा x प्लस 18 होगा ना, ये छोटा कोण ये बड़ा कोण हो जाएगा। तो हम इसे कर सकते हैं x, दोनों जोड़ लें हम जानते हैं क्या बतलाया कि दो ऐसे कोण जिनके जोड़ने पर 180 अंश आ जाता हो संपूरक कोण कहलाते हैं। हमने दोनों कोणों को जोड़ा, x प्लस 18, भाई एक कोण तो ये रहा x प्लस एक कोण ये रहा, दोनों जोड़ने पर कितना आना चाहिए, दोनों जोड़ने पर 180 अंश आना चाहिए, क्योंकि संपूरक कोण वही कहलाते हैं। हमने छोटा कोण मान लिया x, बड़ा मान लिया x प्लस 18, अब दोनों को हमने जोड़ लें, x को जोड़ लें और दूसरा छोटे को और बड़े को जोड़ लें, तो 180 अंश आना चाहिए। तो कितना आ गया, यहाँ पर हम जोड़ा तो ये आ जाएगा हमारा x को जोड़ लिया 2x हो जाएगा, 2x बराबर 180 और 18 उधर पहुँचाएंगे तो क्या जाएगा, पहुँचेगा हमारा -18। भाई अंकों को एक तरफ पहुँचा दिया, अक्षरों को एक तरफ पहुँचा दिया, तो x 2x, तो 2x बराबर इसे घटाएंगे इसमें से तो हमारा बचेगा यहां पर 162। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 162 और बटे 2, 2 अट्ठे 16 और 2 का ना 2, तो x बराबर आ गया हमारा 81 डिग्री। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। वह बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 546 व 664 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 6 व 8 है। तो इसको हल कैसे करें, देखिए इसको हल करने के लिए क्या है, सबसे पहले ऐसी संख्याओं को देख लेते हैं हम। ये कह रहा वो कौन सी संख्या होगी बड़ी से बड़ी, जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात आती हो तो उसका हम मासा निकालते हैं, पहली बात ये है। अब इसमें एक चीज़ आई है कि 6 व 8 शेष रहे क्रम से, तो इनमें से आप अगर मैं से निकालोगे इनका, इस वाले का मैं से निकालोगे, तो मैं से वो संख्या होगी जो इनको पूरी पूरी काट देगी। मैं से संख्या जो होगी वो इसे भी काट देगी, इसे भी काट देगी। मैं से का मतलब ये होता है कि दी हुई संख्याओं को काट दे। लेकिन इसमें एक से एक इन्होंने जो शर्त दी है, इन्होंने ये शर्त दी है कि 6 व 8 शेष रहे, इसमें से 6 शेष रहे और इसमें से 8 शेष रहे। तो पहले हम ये काम करें ना, इसमें से इनको घटा लें। 546 में से घटाएंगे हम 6 -6, तो बराबर बचा हमारा यहाँ पर 540, राइट। दूसरा है हमारा 764
माइनस घटाएंगे इसमें से हम 8, तो बचेगा हमारे यहां पर 756, ये बचा। अब हम 540 का और 756 का में से निकाल दें। आप जो है भाग विधि से इसका में से निकाल लें। भाग विधि में क्या होता, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग कर देते हैं। 40, 540 भाग करेंगे 756 को, देख कितने बार गया, एक बार चला गया। 540 का ना 540, बचा हमारा 6, 5 में से 4 गए, 1 बचा, यहाँ बचा हमारा 200। फिर जिससे हम पहले भाग देते हैं उसको यहाँ लिख लेते हैं, यानी पहली वाली संख्या जो होती है हमारी भाजक, उसको भाज्य बना लेते हैं। तो ये हमारा 540 था पहला भाजक, अब इसको भाज्य बना लिया। अब 200 भाग देते हैं, अब 216 से भाग दिया तो क्या बढ़ जाएगा, 216 दूनी 432। घटाया इसको, जब घटाया कितना बचा, यहाँ बचा हमारा 8, 10 हो गया होगा, 3 में से 0 बचेगा और 5 में से 4 निकालेंगे, 1 बचेगा। अब इसे भाग दे दिया, पहला भाजक क्या था 216 था, अब इसको भाज्य बना लिया 216, 108 दूनी 216। तो इसका मासा क्या गया, जिससे लास्ट में संख्या कटती है वो उसका मासा होती है, तो मासा इसका 108 आया, तो वही संख्या है 108। अगर 108 से आप इसको भाग दोगे तो आपका 6 शेष रह जाएगा, और 108 से आप जो 764 भाग दोगे तो इसमें से 8 शेष बचेगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। इसमें कह रहे हैं वर्ग अंतराल 25 से 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह क्या है, तो देखिए वर्ग चिन्ह होता है जिसे हम वर्ग अंतराल बोलते हैं, वर्ग चिन्ह होता है उसका बीच का बिंदु। जैसे इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं, जैसे हम निकाल लेंगे वर्ग चिन्ह बराबर, वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, प्लस उच्च सीमा बटे 2 बराबर निम्न सीमा क्या है इसकी 25 प्लस उच्च क्या है 30 और बटे 2, दोनों जोड़ा कितना प्राप्त हुआ 55 प्राप्त हुआ, 55 बटे 2। अब 2 से हमने काटा इसको, 2 दूनी 4, बचा 1, हो गया 15, 2 सत्ते 14, बचा 1, लगा 10 हो गया होगा 10, 2 पंजे 10, तो बराबर हमारा क्या है, हमारा प्राप्त हुआ 27.5 प्राप्त हुआ। 27 पॉइंट कौन से में, डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके आधार का व्यास कितना होगा। तो देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो या वृत्त का क्षेत्रफल हो, एक ही चीज होगा। क्यों कि जब बेलन बनता है तो बेलन इस कैटेगरी में बनता है, आप जानते हैं ये बेलन है आपका, ये आपका बेलन है। तो जो बेलन के कह रहे हैं, जो बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा, तो बेलन का आधार कैसा है, वृत्त है ना, तो जो बेलन का आधार का क्षेत्रफल होगा वही वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो हम यहाँ पर जो है ये पूछ रहे हैं वो उसके आधार का व्यास कितना होगा, तो व्यास निकाल लें। तो व्यास के लिए क्या निकालें, पहले हम उसकी त्रिज्या निकाल लें। वो त्रिज्या कहाँ से निकलेगी, पाई आर स्क्वायर, यानी उसको हम जो है सूत्र से निकाल देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल है 9 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर। इस पाई से ये वाला पाई काट दो, क्योंकि बराबर में एक संख्याएं कट जाती हैं, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 9, तो आर बराबर आएगा हमारा √9। जैसा आप जानते हैं जब स्क्वायर खत्म करते हैं तो संख्या अगली संख्या पर जो है हम वर्गमूल का निशान लगा देते हैं। तो बराबर जब 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका जाएगा 3, तो आर आ गई 3। व्यास होता है हमारा आर का दुगुना, यानी व्यास बराबर 2 गुणा आर, तो 2 तो ये आ गया और आर आया हमारा 3, बराबर कितना हो गया 6 आ गया। हमारा ब्याज जो उसका 6 प्राप्त हो जाएगा। अब 6 कौन से में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो देखिए एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए पहली बात तो इसका सूत्र क्या होता है, त्रिज्य खंड का सूत्र जो होता है हमारा होता है थीटा बटे 360
गुणा पाई आर स्क्वायर, ये हमारा सूत्र है। तो इसमें हमें एक तो थीटा की आवश्यकता पड़ेगी कोण की, एक आर की आवश्यकता पड़ेगी, 22 का मान दिया वही होता है, आर इन्होंने दिया 8 सेंटीमीटर दिया है। तो हम क्या करें, सबसे पहले देंगे थीटा क्या होगा। जब हम जानते हैं कि 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो 5 मिनट में वो सुई जो है कितना कोण बनाएगी, सबसे पहले देखें। तो हम जानते हैं 1 मिनट में जो है सुई, जानते हैं चूंकि 1 मिनट में सुई कोण बनाती है बराबर 6 अंश का। तो इसलिए 5 मिनट में सुई कोण बनाएगी बराबर 5 गुणा 6 बराबर 5 30 अंश का। ये नियम है कि ये जो सुई जो है 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, 30 अंश का बनाएगी। अब हम सूत्र लगा दें, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान आ गया हमारे यहाँ पर 30 बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर रहने दें, क्योंकि पाई आर स्क्वायर इसमें ऑप्शन में दे रखा है। अब 0 से 0 काट दें, 3 गुना 3, 3 गुना 3, 3 दूनी 6, यहाँ आ गया हमारा 12। तो बराबर क्या आया, बराबर आ गया हमारा यहाँ पर, देखिए ऊपर बचा क्या, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, नीचे बचा हमारा 12। भाई ऊपर देखो कुछ नहीं बचा, एक बचा, एक की पाई का आर की, एक की और पाई आर स्क्वायर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, नीचे हमारा 12 है, तो पाई आर स्क्वायर बटे 12, ये ऑप्शन नंबर ए, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो tan थीटा का मान क्या होगा। इसी तरह से हमने पिछला सवाल ही बतलाया है, उसी तरह से हो जाएगा। हम जानते हैं जब साइन ए बराबर, देखिए साइन ए बराबर आता है हमारा 4/5, और साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कण होता है। तो ये तो हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा कण, ये तो होगा, ये लंब बटे कण होता है। अब ले लें हम tan का मान पूछ रहा वो, tan थीटा बराबर क्या आता है, tan थीटा बराबर आता है हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार आता है। तो देखिए लंब तो इसके अंदर हो गया ये वाला 4, तो 4 बटे, ये रहा देखो 4/3, और कोई ऑप्शन है ही नहीं इसके अंदर भाई, ये लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, ऊपर क्या आएगा, 4 तो आएगा ना, क्योंकि लंब 4 है, लंब इसका 4 है, तो यहाँ तो लंब बराबर 4 तो आ जाएगा, आधार जो भी आए। तो हम जो है देख ले इस ऑप्शन में, तो 4 ऊपर है, नीचे 3 आ जाएगा, और कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, तो बटे 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही हो जाएगा। ये ट्रिक के साथ है, वैसे इसका जो हम क्या निकालेंगे, हम इसे पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकाल सकते हैं, लेकिन ये आसानी से निकल जाता है। ना निकलने पर हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से मान निकाल करके इसका मान प्राप्त कर सकते हैं। सवाल देख लेते हैं अगला। देखिए इसमें दिया उन्होंने a + 1/a का होल स्क्वायर बराबर 12, तब a² + 1/a² का मान क्या होगा। तो निकाल लेंगे आराम से, इसे हल कर लेते हैं हम। दिया क्या इन्होंने, दिया इन्होंने ये a + 1/a का होल स्क्वायर बराबर 12 दिया है। तो ये क्या सूत्र है, ये हमारा a + b का होल स्क्वायर सूत्र है, a + b का होल स्क्वायर। काय में तोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास सूत्र हो ये वाला a + b, तो तोड़ते हैं इसको हम a² + b² + 2ab, इसमें तोड़ते हैं ना। तो इसी प्रकार से इसको तोड़ देंगे हम, a², देखिए a² + b² a, ये स्क्वायर, क्योंकि एक का तो एक रह जाएगा, a² + b² + 2ab, 2 a क्या है, a, और b क्या है 1/, इसे से बराबर 12 दिया है, इसे से a कट जाएगा। तो अब क्या है हमारा, यहाँ आ गया a² + 1/a² बराबर 12, इस 2 को उधर भेज दें, जब इधर उधर जाएगा
तो ये बराबर के बाद में जाएगा तो यहाँ प्लस का है तो वहाँ जा करके माइनस का बन जाएगा -2। तो बराबर कितना आ गया, यहाँ आ गया हमारा a² प्लस 1/a² बराबर 12 में से 2 निकालेंगे 10 बचेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है 1 - tan² 45 बटे 1 + tan² 45 बराबर है काय के। तो हम इसको सोल्व कर लें। ये दिया है यहाँ पर 1 - tan² 45 बटे 1 + tan² 45। अब ले लें 1 आ गया माइनस, tan का मान कितना होता है 45 का 1, तो 1 का स्क्वायर बटे 1 + 1 का स्क्वायर बराबर 1 - 1 बटे 1 + 1 बराबर 1 में से गया 0 बचा और बटे नीचे आ गया 2 और 2 0 0, ये जो काटेंगे इसका उत्तर जाएगा हमारा 0। 0 मान जो है cos 90 का होगा क्योंकि cos 90 का मान 0 है और tan 90 का मान अनंत है और sin 90 का मान 1 होता है और sin 45 का मान 1/√2 होता है। तो इसलिए cos 90 का मान ही 0 होता है, तो इसका ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिंदु -3 4 की x अक्ष से दूरी है। देखिए बहुत इजी सा सवाल है, एकदम आसान, इसे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखें x अक्ष से दूरी पूछने पर दूसरा वाला मान और y अक्ष से दूरी पूछने पर पहला वाला मान होगा हमेशा। यानी कि अगर x अक्ष से दूरी पूछने पर तो दूसरा वाला मान होगा और y अक्ष से पूछने पर पहला वाला मान उसका उत्तर होगा। तो यहां पर पहला मान ये है, दूसरा मान ये है, तो क्या उत्तर हो जाएगा। कहां से पूछ रहा है वो, x अक्ष से पूछने पर। यदि x अक्ष से पूछे तो उसका दूसरा वाला मान उसका आंसर होगा। तो दूसरा मान क्या है 4 है। 4 कौन से मारा, सी, इसका ये वाला ऑप्शन 4 से हो जाएगा। देखिए इसमें दिया इन्होंने, यदि 17 और 153 के HCF को 17m - 153 के रूप में लिखा जाए तो m का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं 17 और 153 का HCF कितना होगा, 17 9 153 होते हैं। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से कट जाती है तो उसकी जो छोटी वाली संख्या होती है वो उसका HCF होती है। जब 17 से ये कट रहा है, 17 से ये 153 कटता है तो इसका HCF जो होगी 17 हो जाएगी। सीधी सीधी सी बात, निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 17 9 153। तो जिस संख्या से बड़ी संख्या कट जाती हो तो छोटी वाली संख्या उसका HCF होती है। तो हम इसे निकाल सकते हैं अब 17m - 153 बराबर 17 लिख दो क्योंकि HCF कितना आ गया इसका 17 आ गया ना। अब ले लें हम 17m बराबर 17 और इसको जो है ये माइनस का था उधर पहुंचेगा 153 तो प्लस का बन जाएगा प्लस 153। तो 17m बराबर जब 153 में हम 17 जोड़ेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 170। तो m बराबर आ जाएगा हमारा 170 और बटे 17। ये वाला 17 जो बराबर के बाद में पहुंचेगा तो भाग में पहुंच जाएगा और 17 धाई 170। तो m बराबर कितना आ गया, m बराबर आ गया हमारा 10। तो 10 हमारा ऑप्शन सी सही है। सवाल देख लेते हैं वाला। देखिए सबसे छोटी सी अभाज्य संख्या तथा सबसे बड़ी एक अंकीय भाज्य संख्या का में से तथा लय से का गुणनफल होगा। तो हम जानते हैं सबसे छोटी संख्या क्या होती है, अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर 2 और सबसे बड़ी एक अंकीय भाज्य संख्या। भाज्य संख्या बराबर होती है आपकी 9। अब इसे हम आराम से कर देंगे। क्या होगा, HCF बराबर 2 का और 9 का
कितना आएगा एच सी एफ आएगा हमारा 1। जब इसका आप 1 का 9 का एच सी एफ निकालोगे तो आपका प्राप्त होगा 1। और इसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालोगे तो प्राप्त होगा आपका 18, 2 नम 18, 2 का 9 का एच सी एफ यानी मात्रा निकालोगे तो 1 प्राप्त होगा और इसका लासा निकालोगे तो आपका 18 प्राप्त हो जाएगा। तो संख्या क्या होगी, हम दोनों की गिनती गुणा कर लेंगे, एच सी एफ की गिनती दोनों की गुणा करेंगे। जब इन दोनों गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, गुणा कर करके दोनों गुणा हमने की तो हमारा आ जाएगा 18 का ना 18, वह संख्या 18। इसमें कह रहे हैं ना वो मासा तथा लासा गुणनफल कितना होगा, तो मासा हमारा 1 आया और लासा हमारा 18 आया, तो दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 तो आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो देखिए अब आते हैं हम अति लघु पर। अति लघु में जो है 6 प्रश्न दिए होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। इस लेवल में ये ना सही दूसरे सवाल सही, इस तरह के सवाल, इसी तरीके के सवाल और बदल करके इसी मेथड पर आ सकते हैं, लेकिन लगभग मेथड यही होगा। पहला सवाल आता है, किसी बेलन का वक्रपृष्ठ 110 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन की त्रिज्या बताओ। तो देखिए दिया है वक्रपृष्ठ उन्होंने सबसे पहले 110, ये दिया है वक्रपृष्ठ 110 दिया ये, और ऊंचाई दी इन्होंने इसमें 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र आपका होता है 2πr/h। अब हम इसे सूत्र लगा दें। देखिए 2 का 2 आ गया, गुणा पाई का मान होता है 22/7, गुणा त्रिज्या पूछा तो आर का आर रहने दें, एच है हमारी 5, बेलन का वक्रपृष्ठ दिया है 110 बराबर इन सबकी गुणा कर लें, 22 पंजे 110 और 110 दूनी 220, यानी कि 110 बराबर 220 आर और बटे आपका 7। ये तो होगा 22 के 5 गुणा करिए, 22 पंजे 110 और 110 दूनी 220, आर का आर बटे 7, इसके आप बेरज गुणा कर लें। तो यहाँ आ गया हमारा 220 आर बराबर 7 0 0 7 कितना 7 और 7 कितना 7, 770। तो आर बराबर आ जाएगा हमारा 770 और बटे 220, क्योंकि जो आर के साथ गुणा में है 220, तो बराबर का कहाँ पहुँचेगा, बराबर के बाद पहुँच जाएगा ये बटों में, 0 से 0 काट देंगे हम, 11 से काट लो, 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77, बराबर कितना आया, बराबर आया हमारा 7/2, 2 से काट दो, 2 तिया 6, बचा 1 लगा 10 हो गया 10, 2 पंजे 10, तो बराबर आर बराबर प्राप्त होगी हमारी 3.5 सेंटीमीटर। तो अतः लिख देंगे हम, अतः बेलन की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। उत्तर। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए बिंदुओं ए और बी माइनस ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये 2 बिंदु दिए हैं, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये वाला जो होता है x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है। अब मान लगा देंगे, ये क्या है x1, तो x1 कितना है बराबर रूट के अंदर x1 है हमारा a माइनस x2 है हमारा a, क्योंकि x1 y1 x2 y2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना, y1 है हमारा b और यहां पर क्या देखेंगे हम, देखिए यहां पर जो देखेंगे यानी कि x1 था हमारा a और x2 था हमारा माइनस है और एक सूत्र का माइनस है, ये वाला जो है सूत्र का माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का माइनस, ये प्लस माइनस यानी ये जो था हमारा एक माइनस जो है सूत्र का है और माइनस a हमारा ये है, तो ये प्लस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे प्लस ये आया। b तो हमारा ये वाला रहा b1 और माइनस एक रहा सूत्र का
और एक रहा माइनस बी का, तो ये हमारा प्लस का बी हो जाएगा होल स्क्वायर। इसके अंदर ये चीज़ देखने की है, इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि x1 a सूत्र में आता माइनस, लेकिन x2 का मान माइनस है, तो इस माइनस ने इस वाले माइनस को प्लस कर दिया। ऐसे प्लस b बनाता है b, ये रहा। लेकिन b2 जो आता है, बाई 2 जो आता है, बाई बनाता है हमारा b, बाई 2 जो आता है हमारा आता है माइनस, तो इस माइनस ने इस वाले माइनस को प्लस कर दिया, बराबर। प्राप्त हुआ हमारा एक ए रहा, एक ए ये रहा, तो कितने हो गए 2a, 2a का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही 2b का होल स्क्वायर। इसको खोला हमने, कितना जाएगा 4a स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर, ये तो प्राप्त होगा। भी तो खोलेंगे, 2 दूनी 4a स्क्वायर का a स्क्वायर और 2 दूनी 4b स्क्वायर का b स्क्वायर, ये प्राप्त हो जाएगा हमारा। अब हमने इसमें बराबर 4 ले लिया हमने इसके अंदर कॉमन, तो बचा क्या, बचा हमारा यहाँ पर a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ये बचा बराबर। इस 4 का वर्गमूल यदि निकालेंगे हम, तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 2। तो यहाँ तो इसका तो वर्गमूल निकाला, 2 आ गया, और ये हमारे रूट के अंदर रह गई, क्योंकि ये प्लस में संख्याएं हैं, इनको बाहर नहीं निकाल सकते। गुणा में होती इनका स्क्वायर भी हम खत्म कर सकते थे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल दिया है 5x प्लस 1/x बराबर 6, यानी x बराबर 0 ना हो। इसको हल करना है, तो लिए 5x प्लस 1/x बराबर 6, इसका बटे हमें 1 मान लेंगे, इसका हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम आया हमारे यहाँ पर x, एलसीएम आया x। अब इससे भाग दी, 1x x से इसको गुणा करी, तो क्या आएगा यहाँ पर 5 का 5 आ गया, और x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस x का ना x एक बार चला गया, x का ना x एक बार गया, और एक का ना 1 बराबर 6, ये तो आएगा। इसको हम ब्रज गुणा कर लें बटे 1 कर करके, यानी 5x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6x। बेस इससे करी 1 से, और x की और 6 की करी, ये आ गया। अब हम इसको ले लेंगे 5x स्क्वायर, इस x को x में लाएं, इस x को जो है 5x की तरफ लाएं, तो यहाँ पर जब ये बराबर के बाद में प्लस का, तो यहाँ माइनस का बन जाएगा, माइनस 6x, ये प्लस 1 और बराबर आ गया यहाँ पर 0। अब इसमें ऐसे फैक्टर करें, इसमें ऐसे फैक्टर करें, तो हम कर सकते हैं यहाँ पर 5x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0। 5x स्क्वायर माइनस 5x, तो बाहर माइनस है, अंदर वाले को भी माइनस कर देगा, क्योंकि 1 माइनस, तो माइनस x प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें कुछ कॉमन है, देखिए 5x इसमें है और 5x इसमें भी है, तो हमने 5x इसके अंदर कॉमन ले लिया। बचा कि यहाँ बचा हमारा x, क्योंकि x स्क्वायर था, और माइनस यहाँ बचा 1। यहाँ पर हमने क्या कॉमन लिया कि x इसमें है, 1 इसमें, तो यहाँ पर 1 होगा, तो माइनस 1 का यहाँ हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा हमारा x ये आया, और बाहर माइनस का है तो प्लस अंदर वाले को माइनस हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाले को जब इसे एक है ना, 1 है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा बराबर 0। तो ये हमारा इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ये कॉमन है x बराबर, यहाँ आ गए हम, यानी कि x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, ये x माइनस 1 और x माइनस 1। बचा क्या, यहाँ बचा हमारा 5x और माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, एक तो ये आया, और 5x माइनस 1 बराबर 0, 5x बराबर 1, तो x बराबर 1/5,
तो एक तो आ गया हमारा 1 और एक आया हमारा 1/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 में आता है 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, देखिए हमने सवाल ले लिया 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30, इसके मान लगा दिए। तो 2 तो 2 रहने दिया, 2 गुणा, और tan 30 का मान होता है 1/√3 √3 बटे 1 प्लस, और tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर कर दिया बराबर, ये लिया। ये क्या जाएगा 2/√3, ये तो आएगा वे तो 1 ना 2, और ये आ जाएगा हमारा बटों में नीचे, यह आ जाएगा 1 + 1/3। जब √3 का स्क्वायर खोलेंगे तो 3 आ जाएगा बराबर, ये आ गया हमारा 2/√3, और ये आ जाएगा हमारा 3 का 3 1 बटे 4/3, 4/3 बराबर 2/√3। और इस संख्या को गुणा में ले जाएंगे, जब संख्या गुणा में ले जाते हैं तो उसके हर अंश बदल जाते हैं, उन संख्या आपस में बदल जाती हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4। भाई इसको जब बदलेंगे, क्योंकि बटो बटे नहीं होते, तो हम इसको जब बदलेंगे तो यहाँ था 4/3, तो हो जाएगा 3/4। अब जब 3/4 2 दूनी 4, इससे कट गया। अब यहाँ जो है √3 है या 3 है, तो इस 3 में 2 बार रूट होगा, क्योंकि आप जानते हो कि √3 गुणा √3 बराबर क्या था, बराबर 3 होता। यानी 1 3 में किसी संख्या में भी वो संख्या 2 बार रूट में होती है। जब √3 गुणा √3 हो जाएगा ना, जाएगा √3, तो यहाँ पर √3 का ना √3 एक बार कट जाएगा, इस रूट से एक √3 कट गया। तो इसमें कितने रूट थे, 3 में √3 गुणा √3 थे, भाई 3 में क्या थे, √3 गुणा √3 थे, तो इसमें से एक रूट कट गया, एक 3 कट गया, एक 3 बच जाएगा, तो बराबर आ गया हमारा यहाँ पर √3 और बटे आ गया हमारा यहाँ पर 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई बताइए। देखिए इसके अंदर चाप की लंबाई पूछ रहा है, तो दिया क्या है, दिया है त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, ये दिया है, अभी मैंने कुछ नहीं किया, और थीटा बराबर 60 अंश दिया है। चाप की लंबाई l बराबर सूत्र लगा लेंगे हम, चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 गुणा 2πr। अब इसका मान लगा दो बराबर, थीटा का मान हमारा 60 दिया ही है, 360 और 360 आ गया, गुणा पाई का मान 2 ले लें, पाई का मान गुणा 22/7। हमेशा पाई का मान 22/7 ही होता है। अगर वो पाई का मान दे तो हम पाई की जगह उसका मान लगाएंगे, अन्यथा उसका हमेशा इसका मान 22/7 ही लगाते हैं। गुणा आर कितना दिया है, आर दिया इन्होंने 21, ये दिया है आर 21 दिया है, काट दें, 0 से 0 काटे, और 6 छंग 36, 6 का 6, 2 से काट दें, 2 तिया 6, 3 से काटे 3 सत्ते 21, 7 से काट दें 7, बराबर कितना बचा, बराबर बचा हमारा 22 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। इसमें दिया निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करो। माध्यिका ज्ञात करा रहा, तो सब आंकड़े क्या है, 7 है, 8, 5, 9, 8, 12, 14 और 6 हैं। तो ऐसे सवालों को सबसे पहले हम जो है आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम क्या होता है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो हमने इनको जो है आरोही क्रम में लिख लिया। पहले 5, 6, 7, 8, 8, 9, 12 और 14 आरोही क्रम में लिख लिया। इनको गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। गिनते क्यों है, कोई संख्या छुट्टी तो नहीं है। अब हम जो है पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या हमारी 8 है, जितनी होती है 1, 2, 3, 4, पदों की संख्या हमारी 8, n बराबर 8 है, लिख दिया हमने। अब निकालेंगे क्या हम, माध्यिका का सूत्र होता है n/2 व पद प्लस n/2 प्लस 1 व पद। अब n/2, n कितना आया, लीजिए आप, n आया हमारा यहाँ पर 8/2
प्लस n बटे कितना है 8/2 प्लस ये 1, ये वाला 1 और पूरे का बटे 2 बराबर, यानी 2 चौक 8 और 2 चौक 8, ये आया। तो बराबर क्या आया, देखिए 4, तो ये बचा हमारा 4वां पद प्लस 4 और 1 5, 5वां पद बटे 2 बराबर 4वां पद कौन सा है इसके अंदर, देखो 1 2 3 4 8 प्लस 5वां पद कौन सा 1 2 3 4 5, हमारा ये 8 बना बटे 2 बराबर 8 8 16, 16 बटे 2, 2 8 16 बराबर 8। इसका जो माध्य का हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, माध्य का जो है 8 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करते चलें, दोस्तों में शेयर करते चलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें। तो देखिए अगला सवाल है आपके सामने, लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 4 अंक का आएगा। तो ये पहला सवाल है, निम्न द्विघात समीकरण में कि ऐसे मान ज्ञात करो कि उसके मूल वास्तविक एवं बराबर हों। सवाल है x² - 2 ब्रैकेट 1 + 3k ब्रैकेट बंद x + 7 ब्रैकेट 3 + 2k बराबर 0, ये सवाल है। तो हम जानते हैं यदि मूल वास्तविक एवं बराबर हों तब विविधकर d बराबर 0 होता है, याद रखने वाली बात है। विविधकर जो होगा उसका तो 0 होगा। तो हम विविधकर का सूत्र लगा करके b² - 4ac बराबर 0, तो मान लगाते हैं b² क्या है, b² हमारा -2 और यहां पर आता है हमारा 1 + 3k, ये b का मान है, और माइनस a का मान क्या है 4, तो 4 आ गया, और a का मान क्या है, a का मान है हमारा 1 गुणा 1, क्योंकि यहां पर x साथ 1 होगा, गुणा c का मान क्या है, c का मान है ये 7 और 3 + 2k बराबर 0, ये स्क्वायर, क्योंकि 2 भी तो b के मान में शामिल है ना, तो पूरा स्क्वायर हो जाएगा। अब इन्हें हम खोलें, जब खोलेंगे तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर, ये ले लें -2 दूनी 4, भाई 2 पे स्क्वायर है तो 2 दूनी 4, और यहाँ आ जाएगा हमारा 1 + 3k का होल स्क्वायर और -4 × 7 28 और यहाँ आ गया हमारा 3 + 2k बराबर 0। ये जो स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, क्यों कि माइनस के 2 पर जो स्क्वायर होगा, यानी इस तरीके से -2 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, -2 गुणा -2 ही तो आएगा। अब माइनस माइनस जो है गुणा में प्लस बन जाते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर जो क्या है, ये 4 जो है प्लस का हो जाएगा, ये 4 जो है प्लस का हो जाएगा। अब ये 4 तो आ गया हमारा अलग, अब ये क्या है 1 + 3k होल स्क्वायर, ये इसे तोड़ देंगे हम a² + b² के फार्मूले में। तो थोड़ा हमने क्या आएगा, a² 1 का वर्ग प्लस b² 3k का वर्ग प्लस 2ab, तो 2 गुणा 1 गुणा 3k माइनस इसको इससे गुणा करेंगे 28 के 3 गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 84 प्लस, अब 28 की और 2k की करेंगे तो माइनस का 28 है, ये प्लस के हैं, तो यहाँ क्या जाएगा, यहाँ जाएगा हमारा माइनस, क्योंकि 28 का के माइनस के हैं और 2k का के प्लस के हैं, तो माइनस प्लस माइनस, तो 28 दूनी 56, 56k बराबर 0। आ गया हमारा 4 आ गया, यह 1 प्लस 3 तिया 9k स्क्वायर और प्लस 2 के ना 2 और 2 तिया 6k और माइनस आ गया हमारा यही 84 और -56k बराबर 0। अब कर लेते हैं, ये 4 है, 4 से पूरे पोर्शन को अंदर वाले को 4 से गुणा कर देते हैं, जैसे 4 का ना 4 प्लस 4 नम 36 k स्क्वायर, क्योंकि जब बाहर है ब्रैकेट के बाहर है तो ये जो संख्या जो ब्रैकेट के बाहर होती है वो अंदर सारे अंकों को गुणा करती है, तो 36k स्क्वायर प्लस
4 छंग 24, 24 के -84 और -56 के बराबर 0। अब देखिए 36 के स्क्वायर तो ये है, 24 के ये है। अब इन्हें के को एक तरफ कर ले। जैसे मान लीजिए हम ले लें यहां पर 36 के स्क्वायर और -56 के और प्लस 24 के और -84, अंकों को अंकों में पहुंचा दें। और ये 4 क्या है, प्लस में है, तो यहां ये +4 ये आ जाएगा बराबर 0। हमने कुछ नहीं किया इसमें, इसे क्रम से लगा लिया, तरतीब से इसको फिट कर लिया। अब 36 के स्क्वायर, अब -56 के तो ये है और प्लस के 24 के ये हैं, तो माइनस कितने बच जाएंगे, माइनस के बचेंगे यहां पर 6 में 4 के 2 बचा और यहां पर 3 बचा, 32 के बच गए। माइनस यहां पर 4 प्लस के हैं तो यहां पर जाएंगे 80, भाई माइनस के 84 हैं, प्लस के 4 है तो माइनस के बचेंगे 80 बराबर 0। इनमें 4 कॉमन ले ले सब में, जो सब में 4 कॉमन आता क्या आएगा, 4 नम 36, 9 के स्क्वायर माइनस 4 अट्ठे 32, 8 के माइनस 4 दूनी 8 और 0 का 0 0 बराबर 0। तो 9 के स्क्वायर -8 के -20 बराबर 0। अब इसके हम जो है गुणन कर लें। जैसे मान लीजिए इसकी हम क्या करेंगे, ये जो है द्विघात समीकरण आ गई, इसको कैसे हल करेंगे हम, इसको हल करने के लिए 9 से 20 को अगर गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, ये मान लें 180 है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहां पर 9 के स्क्वायर माइनस यह आ जाएगा हमारा 18 और -10 और ये के -20 बराबर 0। अब इसे खोल लें, 9 के स्क्वायर -18, इधर से ये के गुणा करेगा, इधर को इधर से माइनस है, इधर से के गुणा 18 के और ये माइनस माइनस प्लस 10 के और -20 बराबर 0। इसमें आप 9 कॉमन ले लें, यहां कर लें। अब 9 आपने यहां कॉमन ले लिया, 9 लिया आपने कॉमन, तो बचा क्या यहां से आपका 9 के कॉमन लें, क्योंकि इसमें भी है 9 के आपने लिया कॉमन, तो हमारा बचा यहां पर के, भाई यहां से 9 के स्क्वायर था, 2 के थे, यहां 1 के कॉमन आ गया तो के बचा और माइनस 9 दूनी 18, 2 आ गया, 9 दूनी 18। यहां कॉमन ले में आप 10 कॉमन लिया हमने, प्लस का यहां 10 कॉमन लिए तो यहां क्या बचा, देखिए 10 कॉमन आएगा, 10 तो खत्म हो गया, यहां बचा के आएगा 10 दूनी 20, 2 ही आएगा। तो के -2 इसमें भी कॉमन है, के -2 इसमें भी कॉमन है, तो के -2 तो ये वाला आ गया कॉमन और बचा क्या, बचा हमारा यहां पर 9 के प्लस 10 ये बचा और बराबर चल जाए इसके 0, बराबर सब में 0 चल लिया है। अब हम इसके जो है हल कर लें इसको, और के -2 बराबर 0, तो के बराबर आ जाएगा प्लस के 2, क्योंकि के -2 बराबर 0 है, तो के बराबर, तो बराबर के बाद में यदि 2 जाएगा तो ये यहां पर क्या माइनस का है, तो बराबर के बाद में प्लस का बन जाएगा, तो ये तो आ गया 2। ऐसे ही 9 के प्लस 10 बराबर 0, इसको ले लें। अब इसके बराबर 0 रखने हैं, तो 9 के बराबर माइनस के 10, तो के बराबर माइनस से 10, तो ये आ गए। अब के साथ में 9 क्या है, गुणा में है, तो यहां भाग में पहुंच जाएगा, इधर जाकर के भाग में पहुंच जाएगा, तो के बराबर ये आ गया। मूल क्या आ गए, तो मूल प्राप्त हो गए इसके, कितने मूल प्राप्त हुए, के मूल बराबर, एक तो आया हमारा 2 और एक आएगा -10/9, ये 2 हैं, ये दोनों मूल्य इसके प्राप्त हो जाएंगे, ये इसका आंसर होगा। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए सवाल नंबर अगला है, ये कह रहे हैं यहां पर विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए इन भुजाओं का एक घनाभ बनाना है। बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास
और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के पिघलाने पड़ेंगे। तो हल मान लीजिए, घनाभ की लंबाई L 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। सिक्के का व्यास 1.75 ये भी दिया है। जब व्यास इतना है तो R त्रिज्या कितनी होगी, तो R बराबर, क्योंकि हम जानते हैं R व्यास की आधी होती है, तो व्यास है हमारा 1.75 और बटे 2 से भाग दे दो, तो बराबर कितना आ जाएगा, 0.2 अंक के बाद है तो 2 जीरो यहां बढ़ा लो और इसको दशमलव को काट दो, तो यह आ गया 175, 25 से काट दो, 25 अट्ठे 200 और 25 सत्ते 175 बराबर 7/8। ये त्रिज्या हमारी जो है सिक्के की त्रिज्या 7/8 आ गई। अब सिक्के की ऊंचाई कितनी है, मोटाई जो उसकी मोटाई वो तो ऊंचाई होगी, सिक्के की ऊंचाई बराबर 2 मिलीमीटर। अब सारी दूरी तो सेंटीमीटर में है, सिक्के की ऊंचाई जो है वो मिलीमीटर में है, तो हम इसको भी जो है सेंटीमीटर में ही बदल लेंगे। तो बराबर किसी भी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2/10, क्योंकि हम जो है मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं। हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए 10 से भाग कर देंगे। तो 2 ना 2 और 2 पंजे 10 बराबर आ गया हमारा 1/5 सेंटीमीटर। ये सिक्के की मोटाई आ गई सेंटीमीटर में 1/5। अब माना सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर n, यानी कि उनकी संख्या जो है वो n है। अब हम जानते हैं किसी भी वस्तु का आकार बदलने पर उसका आयतन नहीं बदलता। किसी वस्तु का आकार तो बदला जा सकता है लेकिन उसका आयतन नहीं बदल सकता, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर घनाभ का आयतन बराबर सिक्कों का आयतन, हमें सूत्र लगा सकते हैं यहां पर, घनाभ का आयतन बराबर सिक्कों का आयतन। तो सिक्का कैसा होता है, सिक्का एक मोटा भी होता है और गोल भी होता है, यानी एक तरीके से जो है वो बेलन के आकार का होता है। तो घनाभ का आयतन तो हमारा वही हो जाता है L गुणा B गुणा H बराबर ही हो जाएगा, n तो सिक्के हैं ही, n ले लेंगे साथ में, n गुणा पाई R स्क्वायर H, इस सिक्कों का आयतन हो जाएगा। अब घनाभ की लंबाई कितनी है, ये देखिए आपकी 5.5 गुणा चौड़ाई कितनी है 10 गुणा ऊंचाई कितनी है 3.5 बराबर n ले लो गुणा पाई का मान 22/7 रख लेंगे गुणा r कितनी आई 7/8, तो 7/8 गुणा 7/8, क्योंकि r स्क्वायर है, r 2 बार है, जब r 2 बार है तो इसलिए जो है ये जो है 7/8 गुणा 7/8 आ जाएगा। अब गुणा h का मान कितना है, h का मान आया निकल कर हमारा 1/5, ये निकाला सिक्कों की ऊंचाई बराबर कितनी है 1/5 सेंटीमीटर, ये हमारा ये आ गया 1/5। इसको हल कर लेंगे। अब इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर लें, ये दशमलव क्या अंक है, इसमें दशमलव के बाद में 1 अंक है, तो यहाँ 10 और इसके बटे भी आप जो है 10, यानी दशमलव की जगह पर 1 लिख देते हैं और बाकी जगह पर 0 लिख लेते हैं और दशमलव खत्म कर देते हैं। ये जो है कैलकुलेशन की आसान विधि है। जितने भी पॉइंट के बाद अंक हों इतने 0 लगा लेते हैं और पॉइंट के स्थान पर 1 लिख देते हैं और बाकी स्थान पर 0 लिख देते हैं। इससे जो है इसे काटने में आसानी हो जाती है, काटने में इसमें आसानी हो जाती है। हम काटने देखिए इस 7 से तो ये 7 काट दें, कट जाएगा आराम 7 में, और इसमें देखें हम इस 10 से ये 10 कट गया, 5 से काट लें, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 2 से काट लें, 2 चौक 8, 2 गना 2 और 2 गना 2, इसे काट दें। तो यहां क्या बचा, यह बचा हमारा 55 गुणा ये 7 बचा और बटे नीचे 2 बचा,
बराबर, यहां क्या बचा, बराबर यहां बचा n गुणा 11 गुणा 7 और बटे यहां बचा 4 गुणा 8 और गुणा 5। अब इसकी गुणा नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में जो है आसानी हो जाएगी। अब इसकी जो है हम क्या करेंगे, ब्रज गुणा कर लेंगे, इसकी इससे गुणा कर लेंगे और इसकी इससे गुणा कर लेंगे। हमने की गुणा n गुणा 11 गुणा 7 गुणा ये वाला तो ले गए, बराबर इनकी गुणा करी हमने 55 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 8 गुणा ये 5 ये वाला लिया। अब n बराबर 55 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 5। अब ये जो साथ में है 11 गुणा 7 गुणा 2 ये काय में गुणा में है, तो ये बराबर के बाद में जाएंगे तो काय पहुंच जाएंगे, बट्टे में पहुंच जाएंगे। तो 11 गुणा 7 गुणा 2। अब इस 7 से ये 7 खत्म करो, कोई संख्या गुणा में है और 11 पंजे 55 ये कट जाएगा। ये 2 से 2 दूनी 4 काट दी, नीचे संख्याएं सारी खत्म हो गई। तो n बराबर इन सब की गुणा कर लो, गुणा करी हमने 5 दूनी 10 और 10 थे 80 और 80 पंजे 400, ये जो है 400 सिक्के आ जाएंगे। उत्तर। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए सवाल नंबर 3, 2 व्यक्तियों की आय अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। तो यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति मास 2000 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय बताओ। मासिक आय उसकी बतलानी है। तो हमने हल है इसका, माना आय का अनुपातिक गुणांक x है, आय का गुणांक जो है अनुपातिक x है। तो पहले व्यक्ति की आय हो जाएगी 9x क्योंकि 9x और दूसरे व्यक्ति की आय हो जाएगी 7x। इसी प्रकार से माना व्यय का अनुपातिक गुणांक, व्यय का जो है अनुपातिक गुणांक है वो 22 है। तो पहले व्यक्ति की मासिक व्यय जो हो जाएगा पहले का वो 4/22 हो जाएगा और दूसरे व्यक्ति का मासिक व्यय 3/22 हो जाएगा। अब आय जो होती है व्यय प्लस बचत, भी आय में तो सब शामिल है ना, व्यय भी होगा और बचत भी होगी। जो आय होती है आमदनी में ही खर्च भी होता है और आमदनी में ही बचत भी होती है। तो पहले व्यक्ति के लिए आय बराबर, तो देखिए पहले व्यक्ति की आय 9x बराबर व्यय पहले व्यक्ति का 4/22। पहले व्यक्ति की आय 9x है तो आय जो 9x आ गया बराबर व्यय कितना पहले व्यक्ति का, पहले व्यक्ति का व्यय है आपका 4/22 प्लस बचत कितनी है, बचत आपकी 2000 रुपए है, ये हो जाएगा। हम इसको ऐसे कर सकते हैं 9x इसको जब लाएंगे तो माइनस के बन जाएंगे -4/22, अल्फाबेट को एक तरफ ले लिया और बराबर जो है हमारा 2000 ये आ जाएगा 2000। ये मान लें समीकरण नंबर आपकी 1। अब इसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति के लिए, यानी ये दूसरे व्यक्ति के लिए आय बराबर व्यय और प्लस बचत। अब दूसरे व्यक्ति आय कितनी है, तो दूसरे व्यक्ति की आय है 7x बराबर व्यय कितना है 3/22 और प्लस बचत वही 2000 रुपये, इसकी 2000 रुपये। अब इसको भी लिख सकते हैं हम अल्फाबेट एक तरफ 7x इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि बराबर से पहले आ जाएगा तो 3/22 आ जाएगा बराबर ये 2000 रुपये, बराबर के बाद में अभी बराबर के बाद में ही है, ये हो जाएगी समीकरण नंबर आपकी 2। अब इस समीकरणों को हल कर ले, हल करने में क्या करते हैं हम, देखिए हमारे पहले समीकरण 9x है 4/22 है 2000 है, इसमें जो है 7x है 3/22 है। तो हम इन समीकरणों को हल करने के लिए एक विधि का इस्तेमाल करते हैं कि इनमें से जो है एक संख्या को जो है 1 से कर ले। तो यदि हम इसको जो है पहले समीकरण को जो है 3 से गुणा कर दें और दूसरे वाले समीकरण को जो है हम 4 से गुणा कर दें तो ये 22 जो है समान हो जाएंगे, है नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण नंबर यानी कि समीकरण 1 को कैसे 3 से,
3 से और समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर हमने गुणा की, पहली को काय से करेंगे, 3 से करेंगे। तो हमने देखो करो क्या है यहां पर, 3 नम 27, 27x माइनस 3 चौक 12y बराबर 3 दूनी 6, 6000। दूसरे समीकरण कैसे है, 4 से। तो देखिए 4 सत्ते 28 x माइनस 4 से है 3 चौक 12, 12y बराबर 4 दूनी 8, 8000। ये समीकरण नंबर 1 बन गई, ये समीकरण नंबर 2 बनेगी गुणा करने के बाद। अब इसको हल कर लेंगे घटाने पर, तो देखिए यहां पर माइनस, तो यहां प्लस, यहां माइनस। जब घटाते हैं तो उसके निशान बदल जाते हैं। तो यहां पर प्लस है तो माइनस हो गया, या माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया। अब देखिए ये माइनस के 12 बाई हो गए, ये प्लस के 12 भी हो गए, ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गए। अब यहां पर क्या बचा, यहां पर बच जाता है हमारा, देखिए माइनस के हमारे ये 28 और प्लस के ये 27x है, तो माइनस का बचा हमारा x, यानी एक x तो बचा, 27 से 28 घट गए तो माइनस का बचा 28 से बचा 1, और 1 लिखते नहीं, 1x तो बिना लिखे ही 1 है ये, तो माइनस x बराबर माइनस के बचे 2000, क्योंकि प्लस के 6000 है, माइनस के 8000 है, तो माइनस से बचे 2000। बराबर में एक सी संख्याएं कट जाती हैं, एक से निशान कट जाते हैं, तो माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर आ गया हमारा यहां पर 2000, x का मान आ गया 2000। तो इस प्रकार हम कर लेंगे, यहां पर क्या आया, x बराबर 2000। तो पहले व्यक्ति की आय कितनी है भाई, पहले व्यक्ति की आय है हमारी कितनी है, 9x, तो बराबर 9 और गुणा x का मान कितना आया, x का मान आया हमारा 2000, तो 9 दूनी 18,000 रुपए। पहले व्यक्ति को जो है 18,000 रुपए कमाता है, मासिक आय उसकी जो है 18,000 रुपए है। और दूसरे व्यक्ति की कितनी हो जाएगी, दूसरे व्यक्ति की मानी हमने यहां पर कितनी है, 7x है, तो बराबर 7 तो ये आ गया, और x का मान कितना आया, 2 आया है, तो 2 से गुणा कर दी, तो बराबर कितना आ गया, 7 दूनी 14,000 रुपए। दूसरा व्यक्ति जो है 14,000 रुपए प्रति मास कमाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सवाल में पूछ रहा है। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए सवाल नंबर 4 आता है, यदि एक 2 अंकों की संख्या अपने योग की 4 गुनी तथा अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है तो वह संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करा रहा, तो हल में क्या करेंगे, माना इकाइकांक x है भाई, जब 2 अंकों की संख्या है तो उसमें 2 अंकों में क्या आएगा, एक इकाई होगी, धाई होगी, तो मान लीजिए इकाइकांक x है और धाइकांक y है, और अंकों का योग यदि करें हम तो x प्लस y आएगा भाई, एक x होगा और एक y होगा, तो अंकों का योग x प्लस y आ जाएगा। अब संख्या क्या बनी, 10y बनी, क्योंकि एक धाई है और एक इकाई है भाई, एक धाई कितने को, तो 10 की होती है ना, तो 10y, क्योंकि धाई का अंक हमने y माना है, प्लस इकाई का अंक हमने x माना है, तो 10y प्लस x, ये वाली संख्या हो गई, ये हमारी संख्या हो जाएगी। अब संख्या बराबर अंकों का योग, तो संख्या तो आ गई हमारी ये रही 10y प्लस x बराबर अंकों का योग आएगा हमारा x प्लस y, ये अंकों का योग है, लेकिन कह रहे अंकों का योग की 4 गुनी है, तो 4 से गुणा कर दो। जब 4 गुनी है तो 4 से गुणा कर दो, 3 गुनी हो तो 3 से गुणा कर देते भाई। यहां पर कह रहा है वो 4 गुनी, अंकों के योग से 4 गुनी है, तो अंकों का योग तो हमारा x प्लस y है, 4 गुनी कर दिया हमने इसको। अब ले लिया हमने 10y प्लस x बराबर, ये 4 ब्रैकेट के बाहर है, अंदर सब में गुणा करेगा तो क्या जाएगा, 4x और प्लस 4y,
4 बाई। हम इसको जो है 10 बाई और इधर लाएंगे तो माइनस के 4 बाई बराबर यहां आगे 4x और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस x। अब यहां पर 10 बाई थे, ये 4 बाई तो 6 बाई बच गए भाई। 10 बाई काय के प्लस के हैं और 4 बाई काय के माइनस के हैं, तो जब 4 घटेगा 6 बच जाएगा बराबर। ऐसे ही 4x है और 1x घट जाएगा तो यहां आ जाएगा हमारा 3x। तो x बराबर, जब x बराबर आ जाएगा तो 6 बाई बटे 3 भाई। x बराबर x साथ 3 काय में गुणा में तो बटे में पहुंच जाएगा और 3 दूनी 6, तो x बराबर आ गया हमारा 2 बाई। ये आगे मान लीजिए एक तरीके से समीकरण नंबर 1, x बराबर 2 बाई आ गया। अब ले लेते हैं ये संख्या बराबर संख्या बराबर अंकों का गुणनफल। अंकों का गुणनफल। तो संख्या क्या है? संख्या हमारी वही है 10 बाई प्लस x बराबर ये 3 गुना हो जाता है। तो अंकों का गुणनफल क्या होगा? अंकों का गुणनफल हमारा x गुणा बाई तो होगा भाई। जब योग हमारा x प्लस बाई है तो गुणनफल भी तो हमारा x गुणा बाई होगा। है कितना? 3 गुना हो जाता है, 3 लिख दें आप। अब 10 बाई प्लस x बराबर 3x बाई। अब ये गुणा में है, ये प्लस में है, तो इसलिए इधर आ नहीं सकती है, तो इसलिए इसका ये समीकरण नंबर एक तरीके से 2 मान लें आप। तो समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर 2 में रख दिया समीकरण 1 का मान। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, तो बाई आ गया। जहां बाई आ रहा है 2 बाई x का मान, तो यहां पर लिखा हमने 10 बाई प्लस x का मान कितना आया? 2 बाई। ये 2 बाई लिख दिया बराबर यहां 3 का 3 आ गया गुणा x का मान कितना? 2 बाई और गुणा बाई, तो ये हो गया हमारा 10 और 2 12 बाई बराबर 3 दूनी 6 बाई और गुणा ये बाई। इस वाली बाई से ये वाला बाई कट जाएगा, एक बाई वाली कट जाएगी, तो यहां पर बाई बराबर क्या आ गया? बाई बराबर आ जाएगा हमारा 12 और बटे 6, 12 बटे 6, तो बाई बराबर 6 दूनी 12, तो बाई बराबर आ जाएगा हमारा 2। अब यहां ले ले बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी ये है, बाई का मान रख देंगे, तो x बराबर 2 और बाई का मान 2 आया, तो x बराबर आ गया हमारा यहां पर 4 और बाई बराबर कितना आया? 2 आया। तो संख्या क्या हो गई? संख्या बराबर हमारी ये 10 बाई है और प्लस हमारी ये x है, तो कितनी आ जाएगी? देखिए आप 10 बाई का मान कितना है? बाई का मान 2 है, तो ये होगी हमारी 10 गुणा 2 प्लस x का मान कितना है? 4 है, तो 10 दूनी 20 और प्लस 4 बराबर कितनी आ गई? 24। वो संख्या हमारी 24 होगी, 2 अंकों की संख्या है वो 24 होगी। तो लिख देंगे हम अतः वह संख्या बराबर 24 होगी। आंसर। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर एक समुद्री जहाज जो सीधा उसकी तरफ आ रहा है का अवनमन कोण 30 से बदलकर इस अंश का हो जाता है, तो देखे जाने वाले समय अंतराल में
जहाज द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं चित्र बना करके। तो देखो कह रहे हैं समुद्र से 100 मीटर ऊंचा एक प्रकाश स्तंभ। तो ये एक प्रकाश स्तंभ ए बी है, एक प्रकाश स्तंभ जो 100 मीटर ऊंचा है। शिखर से देखने पर एक समुद्री जहाज, यहां पर एक समुद्री जहाज है सी बिंदु पर, सी से बी तक देखने पर उसकी तरफ आ रहा है, प्रकाश स्तंभ की तरफ को आ रहा है, यानी कि यहां से प्रकाश स्तंभ की तरफ को आ रहा है। अवरोहण कोण से बदलकर, अवरोहण कोण कहते हैं जो ऊपर से नीचे को देखे जाते हैं। तो मान लीजिए हमने ये अवरोहण कोण, ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण यहां से लेकर के यहां तक, पहला वाला कोण जो है वो 30 अंश है, और दूसरा वाला कोण जो है वो बदल करके जो है 45 हो जाता है, यहां आया था। तो ये क्या हुआ, ये जो है हमारा ये एकांतर कोण हुए, यानी कि ये यहां से लेकर के यहां तक जो कोण ये वाला होगा वो ये वाला होगा, जो कोण ये वाला होगा वो ये वाला होगा। इस तरीके से जो कोण ऐसे बनते हैं, ये वाले कोण बनते हैं, इस लेवल पे कोण बनते हैं ये वाले, तो ये एकांतर कोण होते हैं। ये कोण इसके बराबर होता। तो ऐसे ही तो बना, ये आकर के जेड बन गया, ऐसे ही ये वाला आकर के ये वाला करके जेड बन गया। तो ये आपस में कोण जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये एकांतर कोण कहलाते हैं। तो जब ये वाला 30 अंश का है तो ये वाला 30 अंश का होगा, ये वाला 45 का है तो ये वाला 45 अंश का होगा। अब यहां से यहां तक जो है वो x मीटर चल गया। हमने लिखा भी है कि माना जहाज द्वारा तय की दूरी बराबर x मीटर और प्रकाश स्तंभ की दूरी 100 मीटर है ही। तो हम हल कर लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में करा, यानी कि ए बी सी में बराबर क्या आएगा, इसमें आता है 10 30 अंश बराबर ए बी और बटे बी सी बराबर 10 30 का मन होता है 1 बटे √3 बराबर ए बी है हमारा 100 बटे बी सी आया हमारा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर आ गया हमारा 100√3। जब इसी ब्रज गुणा करेंगे तो x प्लस वाई का ना, x प्लस वाई बराबर 100√3 100√3, ये हो जाएगी हमारे समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज काय में ए बी डी में, ए बी डी में ले लेंगे तो 10 45 बराबर ए बी बटे बी डी। 10 45 मान होता है 1 बराबर ए बी का मान है 100 मीटर बटे और बी डी का मान है 22। इसकी ब्रज गुणा कर लेंगे तो 22 का ना 22 और 100 का ना 100, इससे नंबर 2 या 22 का मान आ गया। 22 का है ले ले 22 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर हमने 22 का मान समीकरण 1 में रख लिया। तो x प्लस 22 का मान कितना आया 100 बराबर √3। तो x बराबर 100√3 ये माइनस 100, x बराबर 100 कॉमन ले लिया तो यहां बचा √3 माइनस 1। तो x बराबर 100 √3 का मान लगा लिया 1.732 और माइनस 1। तो x बराबर 100 और यहां कितना बचा, यहां बचा हमारा 0.732। भाई जब 1.732 में से 1 घटाएंगे तो 0.732 तो बच जाएगा, यहां बच गया। तो x बराबर 100 गुणा 0.732
बराबर आ जाएगा हमारा 7 3 2। ये गुणा करेंगे, ये आएगा दशमलव क्या के बाद 1 2 3 के बाद 1 2 3 के बाद दशमलव आ जाएगा। तो x का मान यहां पर आ गया हमारा x बराबर 73.2 मीटर। और x का माना था हमने, x है जहाज द्वारा तय की गई दूरी। तो जहाज ने जो है 73.2 मीटर की दूरी तय कर ली। ये सवाल में सिद्ध करा रहा था, ये हमने सिद्ध कर दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में साझा करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अब बतलाएंगे इससे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न बटन भारत के उच्च स्तर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपातों को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। आंकड़े ये हैं, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55। राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या 3 8 9 10 3 0 0 2 है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले हमने ये इस सारणी के अकॉर्डिंग एक सारणी बना लेते हैं। प्रति शिक्षक विद्यार्थी की संख्या ये लिख ली हमने, राज्य संघीय क्षेत्र की संख्या ये लिख ली, ये वाली जो हमने, ये वाली। अब क्या करा हमने, इसका मध्य बिंदु प्राप्त किया। मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु होता है जो वर्ग अंतराल होता है, इसको जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं। जैसे 15 और 20 कितने होते हैं, 35। 35 के 2 से भाग करेंगे तो आएगा हमारा यहाँ पर 17.5। इसी प्रकार से 20 और 25 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 45 और 45 का आधा आएगा 22.5। और यदि अंतर समान हो तो 1 का वर्ग अंतराल यानी कि 1 का मध्य बिंदु निकालने के बाद उस अंतर को जोड़ते रहते हैं। जैसे 1 का निकाला 17.5 आ गया, 5 का अंतर है, 5 जोड़ दिया 22.5 आ गया, 5 जोड़े 27.5 आ गया, 5 जोड़ दिया 32.5 आ गया। इस तरह से जो है 5 जोड़ते हुए जो है जो अंतर होता है उसको जोड़ते हुए इसका जो है मध्य बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। अब विचलन जो है हम इनमें बीच का बिंदु जो है हम ए मानते हैं। हमने जो है ये देखिए इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 इन दोनों में आना था 32.5 या 37.5 में। तो 32.5 हमने जो इसका मध्य बिंदु मान लिया। विचलन आता है d बराबर x माइनस ए। x हमारा ये है मध्य बिंदु और a हमारा ये है। यदि इसमें से a में से घट के बचेगा तो हमारा माइनस का आएगा और x में से घट के बचेगा तो प्लस का आएगा। a हमारा कितना है, a हमारा जो है 32.5 है और x कितना है, x हमारा 17.5 है। तो यदि a में से बचता है तो माइनस का बचता है और x में से बचता है तो प्लस का बचता है। तो 32.5 में से 17.5 घटाएंगे तो हमारा यानी कि a में से बचेगा तो माइनस के 15 बच गए। इसी तरह से माइनस के 10 बच गए, इस तरह से माइनस के 5 बच गए। जब 32 में से 27 घटाएंगे तो हमारा 5 बच जाएगा। और a में से x घटाएंगे तो a कितना है 32.5 है और x कितना है, x 32.5 ही x होगा। तो 32.5 में से 32.5 घटाया तो हमारा 0 बचा। अब इसी तरह 37.5 आया और 37.5 में से 32.5 घटा रहे हैं यानी कि अब x में से a घटा रहे हैं तो x में से बच रहा है 5 बच गया। इसमें से घटाया 10 बच जाएगा, इसमें से घटाया 15 बच जाएगा, इसमें से घटाया 20 बच जाएगा। इस तरह से जो है अब हमने क्या किया, FD निकाल लिया। f हमारा ये है और d हमारा ये प्राप्त हुआ। तो FD f और d की गुणा की 3 ये है f में और d में है हमारा 15, 15 किया 45 माइनस के 45, 8 धाई 80 माइनस के 80, 9 और 5 ये रहे d में तो 9 पंजे 45 माइनस के 45 और 10 0 0 और 5 15 0 0 0 0 और 20 दूनी 40। हमने जोड़ा इसको तो माइनस के आगे हमारे 170, 45 45 90 और 80 170 माइनस के आगे और प्लस के आगे हमारे 15 ये रहे और 40 रहे 55 आगे हमारे प्लस के। तो 55 प्लस के हैं और माइनस के 170 है। तो हमने यदि हम इसको घटाया तो माइनस के रह गए 115। अब इसमें जो है हम क्या मानते हैं, सबसे पहले जो इसके सामने वाली संख्या होती है जो हमने विचलन माना है तो उसके सामने वाली संख्या जो होती है इसमें तो वो होती है हमारी f। बारंबारता में आते हैं ये f होती है और उससे ऊपर वाली संख्या होती है f1 और उससे नीचे वाली संख्या होती है f2।
ये मान मानने हैं। f के सामने ये जो आता है वर्ग अंतराल, ये जो आया हमारा ये 30 से 35, इसमें एक होती है L1 और दूसरी होती है L2। तो हमने बहुलक का सूत्र लगा लिया। पहले बहुलक निकालना है। इसमें बहुलक बराबर आता है L1 प्लस f माइनस f1 और बटे 2f माइनस f1 और f2 गुणा h। अब h क्या होता है? इसके अंदर h जो आता है, h आता है इन वर्ग अंतरालों का अंतर, h है। ये जो 15 माइनस 20 इनका जो अंतर है वो h होता है। तो h कितना है? अंतर हमारा 5 है। हमने मान लगा लिए। L1 कितना आया? L1 आया हमारा यहां पर 30 प्लस f कितना है? f है हमारा 10 माइनस f1 कितना है? f1 है हमारा 9 बटे 2 का 2 आ गया। f कितना है? f हमारा गुणा f है 10, ये रहा 10 माइनस f1 कितना है? f1 है हमारा 9 माइनस f2 कितना? f2 है हमारा 3 और h है हमारा 5। भाई इसका अंतर कितना है? 5 है ना। तो जो अंतर होता है वही h होता है। अब 30 प्लस इसमें बचा हमारा 1, भाई 10 में से 9 निकालेंगे, 1 बचेगा, 10 दूनी 20 माइनस माइनस के 9 रहे, माइनस 3 रहे, माइनस के 12 5। अब लिया हमने यहां पर आ गया 30 और प्लस ये आया 1, 20 में से 12 निकाले 8 बचा और ये गुणा में हमारा 5 है। खोल दिया हमने इसको, खोला हमारा 30 प्लस 5 की और 1 की गुणा करेंगे, 1 पंजे 5 बटे 8। अब 8 से जो है इस 5 को काट लेंगे, लगाया दशमलव, होया होगा 50 और 8 छंग 48, 6 आ गया, बचा होगा 2, लग रहा दशमलव हो गया होगा 20, 8 दूनी 16, बचा होगा 4, हो गया होगा 40, 8 पंजे 40, ये कट गया। तो जोड़ा कितना आ जाएगा? 30 तो रहा, तो आ जाएगा हमारा बराबर ही आ जाएगा बहुलक 30.625। ये हमारा बहुलक प्राप्त हो जाएगा 30.625। अब निकाल लेते हैं इसका, क्या कह रहे हैं वो, इन आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात करो। अब माध्य निकाल लेंगे। तो माध्य माइनस 105 दूनी और प्लस एक का मान है हमारा, ये रहा एक का मान 32.5 प्लस FD है, सिग्मा FD आ रहा है माइनस के 115 बटे N आ रहा है हमारा 35। अब इसको जो है 5 से काट ले, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, बचा 1, हो गया 15, 5 दिया 15। तो ये आ गया हमारा 32.5 और प्लस माइनस माइनस 23 बटे 7। अब 7 से इसको 23 को काट लो, 7 से 23 को काटिए आप। देखिए 7 दिया 21, बचा 2, हो गया होगा, हो गया होगा 20, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचा 6, हो गया होगा 60 और 7 अट्ठे 56, ये मान ले लगभग ये आ गया। अब ये क्या है 32.5 और माइनस आ गया 3.28। इनको घटाया तो इनको घटाने के बाद प्राप्त होगा हमारा बराबर 29.22। तो ये इसका माध्य हो जाएगा। यानी कि बहुलक बराबर, दोनों लिख लो, बहुलक बराबर प्राप्त हुआ था 30.625 और माध्य प्राप्त हुआ हमारा, माध्य बराबर आया हमारा 29.22। ये हमारा आंसर हो गया। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगला आता है, यदि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आधार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं खिलौना है ये कैसा है, शंकुआकार है और अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो खिलौना कैसा है? देखिए खिलौना हमारा जो है लगभग ये इस तरीके खिलौना है।
ये हमारा एक शंकु है और इस पे जो है एक अर्धवृत्त पर ये जो है हमारा ये टिका हुआ है, लगभग इस तरीके का ये है। तो इसकी जो ऊंचाई है यानी यहां से लेकर के और पूरी यहां तक, यहां तक ये है 15.5 सेंटीमीटर। और इसकी जो त्रिज्या है, ये वाली त्रिज्या जो है इसकी खिलौने की त्रिज्या, ये यहां से यहां तक की ये त्रिज्या जो है ये इतनी, ये हमारे 3.5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक की। ये मान लीजिए इसकी हाइट इस तरीके से है ये, और ये इसका क्या होगा, पूरा व्यास होगा। खिलौने की त्रिज्या r 3.5 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h बराबर, देखिए कितनी पूरी कितनी है, पूरी है 15.5 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं जब इसकी त्रिज्या ये जो है वृत्त है, अर्धवृत्त है, तो अर्ध ऊपर रहा होगा, तो ये जो है यहां से यहां तक की जो है इसकी ये क्या रही होगी, ये इसकी त्रिज्या तो रही होगी भाई। त्रिज्या ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी जो है ये वाली, ये कितनी रही होगी, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, ये यहां से लेकर यहां से लेकर के और यहां तक की दूरी भी हमारी 3.5 ही रही होगी भाई। जो त्रिज्या है वही तो त्रिज्या ये है, वही त्रिज्या ये आएगी, क्योंकि वृत्त बना हुआ है। वृत्त जितना घूम के इतना गया इतना इधर आएगा, तो वृत्त की चारों तरफ दूरियां बराबर होती है ना केंद्र से, तो केंद्र ये है हमारे इस वृत्त का, तो इधर कोई दूरी जितनी ये वाली दूरी रही होगी, इतनी दूरी ये रही होगी, इतनी दूरी ये रही होगी, इतनी ऊपर जाएगा, तो ये कितनी है 3.5 है। यानी शंक्वाकार भाग की ऊंचाई बचेगी 15.5 माइनस ये वाली दूरी हम कम कर देंगे, जो ये वृत्त वाली दूरी है, ये वाली दूरी को कम कर देंगे 3.5 को। जब 3.5 हमने कम कर दिया तो ये हमारी कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो ऊंचाई आ जाएगी हमारी, ये वाली यहां से लेकर के और यहां तक की जो ऊंचाई होगी ये वाली, ये कितनी आ जाएगी, आ जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। इसकी h 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, तो h बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये यहां से लेकर के और ये यहां से यहां तक ऊंचाई कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 12 शंकु की ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई ये वाली ले लें, तिरछी ऊंचाई होती है। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र यानी कि तिर्यक ऊंचाई बराबर L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये सूत्र है। बराबर L स्क्वायर बराबर h कितनी आ गई, h आ गई हमारी 12 का वर्ग प्लस r कितनी है, r हमारी 3.5, तो 3.5 का वर्ग, तो L स्क्वायर बराबर 12 में 144 प्लस 3.5 के 3.5 के आपस में गुणा करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 12.25। अब एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा, एल स्क्वायर बराबर जोड़ देंगे इसको, तो जोड़ा कितना आ गया, 144 ये रहा और 12 ये रहा, तो कितना आ जाएगा 156.25 एल स्क्वायर। तो एल बराबर कितना आ जाएगा, एल बराबर आ जाएगा, जब हम एल बराबर लाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे इसका, तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो रूट यानी कि 156.25। जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा इसका प्राप्त हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब निकाल लें हम शंक्वाकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल। शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल बराबर, पाई कितनी है, पाई हमारी 22/7 गुणा आर है हमारी 3.5 और एल निकल कर आई हमारी ये 12.25, ये निकल कर आई बराबर, इससे काट लें, पॉइंट पॉइंट लगा, 7 पंजे 35। जब हम इनकी सबकी गुणा करेंगे 22 की और 0.5 की और 12.5 की, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल लें इसलिए स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये शंक्वाकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया, इस वाले भाग का शंक्वाकार भाग का ये आ गया। अब निकाल लें अर्धगोले का, अब निकालें हम अर्धगोले का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर।
ये अर्धगोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र 2πr² बराबर 2 का 2 आ गया, पाई 22/7 आया, गुणा आर कितना है, आर हमारा वही 3.5, 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है, 2 बार लिख देंगे 3.5, पॉइंट लगा 7 पंजे 35, इससे ये कट जाएगा। इन सब की गुणा करेंगे, 2 की, 12 की, 0.5 की और 3.5 की, तो प्राप्त होगा हमारा यहां पर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आया शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये आया ये जो अर्धगोला है इसका। अब संपूर्ण खिलौने का यानी पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए ये कितना है, ये हमारा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये कितना आया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए शंकु का जो आया है 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, और अर्धगोले का जो आया है ये कितना आया है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो पूरा खिलौना तो हेतक है ना, जिसमें शंकु भी शामिल है और अर्धगोला भी शामिल है, तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम जोड़ देते हैं, तो बराबर कितना प्राप्त होता है, इन दोनों जोड़ने पर आएगा हमारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए सवाल नंबर अगला है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 एक अभाज्य संख्या, नंबर 2 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, और नंबर 3 एक विषम संख्या। इनकी जो है हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम जानते हैं हल में एक पासे पर संख्याएं होती हैं, कितनी होती हैं, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 संख्याएं होती हैं। एक पासे पर जो लूडो का दाना आपने देखा होगा उस पर जो है 6 संख्याएं होती हैं, 1 होती 2 3 4 5 6 तो होती हैं। कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 तो हो जाएगी भाई। अगर आप उसको बार बार फेंकेंगे कभी 1 आएगा कभी 2 आएगा, अधिक से अधिक 6 तो आ सकता है। तो ये जो है कुल संभावित परिणामों की संख्या 6 हो जाएगी। तो एक पासे पर पहला वाला क्वेश्चन हल करते हैं हम, ये एक अभाज्य संख्या, एक पासे पर अभाज्य संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, देखिए अभाज्य में कौन कौन सी होती हैं, अभाज्य 2 3 देखिए 5 ये तो होती हैं, 2 हो गई 3 हो गई और ये 5, ये संख्या तो अभाज्य होती हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या 1 2 3 ही होगी भाई। यहाँ पर जो है जो हम हल कर रहे हैं यहाँ परिणाम 3 तो आ सकते हैं, या 2 आएगा 3 आएगा 5 आएगा, 3 ही परिणाम आ सकते हैं। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3, यदि 3 आपकी तो 3 बटे संभव परिणाम कितने हो सकते हैं 6, जाते जाते 6 तो हो सकते हैं पासे के अंदर। तो 3 कहना 3 और 3 दूनी 6 बराबर 1/2, इसकी प्रायिकता 1/2 हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या बतलाइए। तो नंबर 2 के लिए मैंने लिख दिया 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं होती हैं, काय के बीच 2 और 6 के बीच, देखिए 3 होगी 4 होगी और ये 5 होगी, ये संख्या तो होंगी भाई। 2 और 6 के बीच में 3 होगी 4 होगी 5 होगी, उधर 6 जाएगा और 3 से पहले 2 होगा। तो 2 और 6 के बीच में संख्याएं जो आएंगी 3 आएगी या 4 आएगी या 5 आएगी। तो अब इसमें जो है अनुकूलों की परिणामों की संख्या क्या जाएगी 1 2, इसमें 3 आ जाएगी, इसमें कितनी आ जाएगी 3 तो आएगी ना, 1 2 3। अब इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता वही होती है, प्रायिकता जो है मानने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या, ये प्रायिकता
कहलाती है। तो अनुकूल परमाणु संख्या क्या आ गई 3 बटे संभव की क्या है वही 6, 3 का ना 3 और 3 दूनी 6, इसका आंसर भी 1/2 ही हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, तो पासे पर विषम संख्याएं होती हैं कितनी, जो विषम होती हैं, विषम में देखिए आपकी 1 आएगी, 3 आएगी और आपकी 5 आएगी, ये तो विषम है, विषम संख्या 1 3 5 ही तो होंगी। अब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 2, इसमें 3 हो जाएगी। जितनी संख्याएं होती हैं ये अनुकूल परिणाम होते हैं, 1 2 3 संख्याएं हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता वही अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई 3 और संभव परिणामों की संख्या क्या वही 6, 3 का ना 3 और 3 दूनी 6, इसका आंसर भी जो है 1/2 ही हो जाता है। यानी पहले वाले की जो है प्रायिकता 1/2 और दूसरे वाले की भी प्रायिकता 1/2 और तीसरे वाले की जो है प्रायिकता जो है 1/2 ही आती है, ये सवाल में पूछ रहा है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में साझा करें। एंड तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।